देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए। और हमें ये पता है कि डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, किसकी जगह पे? थाइमीन की प्लेस पे। इट कंटेन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, तो डीएनए में थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यही डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा क्या है कि आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोस शुगर है ना। इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और जो हम जानते हैं कि डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोस है। ये बात हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में ही। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए की बात की जाए तो सबसे पहला जो आरएनए आता है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज एमआरएनए। तो हियर एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए होता है जिसका फंक्शन ही होता है मैसेंजर की तरह काम करना, मैसेज को ले जाना। किसके मैसेज को? डीएनए के मैसेज को ले जाना। दूसरा जो आरएनए होता है उसको हम आरआरएनए कहते हैं। तो आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोम को कंस्ट्रक्शन में। तो इट्स अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। थर्ड टाइप ऑफ आरएनए की अगर बात की जाए सो दैट इज टीआरएनए, है ना। तो थर्ड टाइप की अगर आरएनए की हम बात करें तो दिस इज टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या काम करता है? इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहाँ से ट्रांसफर करता है? प्रोटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लेकर के और ये उसे ट्रांसफर कर देता है। ये इसमें क्या कहते हैं, राइबोसोम को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से तीन तरह के आरएनए पाए जाते हैं, है ना। अब एक एक आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एमआरएनए के बारे में बात करेंगे। तो एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज दिस यार। अब देखिए क्या होता है कि अब हम बात करते हैं टीआरएनए की। तो आपने तीनों तरह के आरएनए नोट कर लिए, है ना। अब सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे टीआरएनए। तो टीआरएनए का पहले सॉरी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एमआरएनए। तो एमआरएनए इसमें लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा आरएनए नहीं होता है, लार्जेस्ट। ठीक है ना। और इसमें सबसे छोटा आरएनए की अगर बात की जाए तो टीआरएनए इज स्मॉलेस्ट आरएनए। ये सबसे छोटा आरएनए होता है और ये सबसे बड़ा आरएनए होता है। ये दो चीजें और जान लेंगे। अब बात करते हैं एमआरएनए के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं आपको एमआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जस्ट मिनट होल्ड ऑन। मैं एमआरएनए का स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए। किधर गया भाई स्ट्रक्चर? एक मिनट मुझे दीजिए, मैं भी आपको एमआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। कहाँ गया स्ट्रक्चर? राइट। देखो, अब देखो ये जो आपका एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, तो एमआरएनए दिखता कैसा है? वैसे ऐसा एमआरएनए नहीं होता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एमआरएनए का, है ना। तो दिस इज एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअल में एमआरएनए आपको कैसा दिखाई देता है? तो वैसे तो एमआरएनए जब हम बात करते हैं तो एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का।
दिस इज mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब देखो mRNA में होता क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते क्या है, 5 एंड पे। तो 5 एंड पे जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलेटेड कैप। ये आप डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा, बोर्ड में कई बारी डायग्राम ही सिर्फ पूछ लिया जाता है। ये मिथाइलेटेड कैप होती है। ये करती क्या है, कैप मतलब ऑब्वियसली हेड में लगाई जाती है, सर पे लगाई जाती है। तो कैप इसको प्रोटेक्शन का काम कर देता है। और ये क्या है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन, गुआनोसिन। तो ये गुआनिन एक्चुअली इसमें आगे लगी होती है और ये मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ये इसको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो भाई काहे से प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, किस चीज से, ऐसी क्या इसको जरूरत पड़ गई, किससे समस्या है, समस्या है आखिर इसको डाइजेस्टिव एंजाइम से, है ना। तो जो न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियसेस वो एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, है ना। तो न्यूक्लियसेस और हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इनसे ये बचाने का काम करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये इससे बचाने का काम करता है। इसके बीच में यहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। ये ऐसा रीजन होता है जिसमें किसी भी तरह की प्रोटीन को बनाने का मैसेज नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार्ट साइट लिखा होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक कोडॉन होता है। कोडॉन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर पाए जाते हैं इनिशिएशन कोडॉन होगा, इनिशिएशन कोडॉन। एक्चुअली कोडॉन क्या होता है, कोई बता सकता है कि क्या कोडॉन क्या होता है, व्हाट आर द कोडॉन, कोई बता सकता है कोडॉन्स क्या होते हैं। आयशा, फाकिया, बयान, कोई बताएगा, अयान, कोई बताएगा, अयान। लुक, कोडॉन क्या होते हैं, कोडॉन दे आर ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड। हाँ, जेनेटिक कोड क्या होते हैं आयशा, दे आर ट्रिपलेट ऑफ, सॉरी, ट्रिपलेट, दे आर ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना। तीन तीन न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक होता है AUG, है ना, AUG। अब जैसे AUG हो गया, ये तीन तीन न्यूक्लियो, हाँ राइट, वेरी गुड रेयान, AUG है ना, JUG, GUG, ठीक है, GUG। ये मतलब प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को ये शुरू करते हैं। ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं और ये करते क्या है, दे कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड, दे कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए में और आरएनए में पाए जाते हैं। तो आरएनए के तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या डीएनए के तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है, उस ट्रिपलेट को, उन तीन न्यूक्लियो एसिड के ग्रुप को हम लोग कोडॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे स्टार्ट में जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को जो स्टार्ट कर लेगा, हाँ, जो किसी भी न्यूक्लियो एमिनो एसिड को कोड करे वो कोडॉन होता है, ठीक है ना, राइट। अब देखो यहां पर क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन, मतलब जो अमीनो एसिड बनने की प्रोसेस को या प्रोटीन बनने की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, कहते हैं। और इनिशिएशन कोडॉन हमेशा AUG या GUG होते हैं। अब ये बातें बाद में करेंगे जब कोडॉन अभी पढ़ाऊंगा मैं। अब आखिरी में फिर क्या होता है, बीच में कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन क्या होता है, कोडिंग रीजन वो पार्ट होता है जिसमें कोडॉन्स, बहुत सारे ढेर सारे कोडॉन पाए जाते हैं। ये क्या करेगा, इट कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड, इट कोड फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड। यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉप साइट है। सो व्हाट इज स्टॉप साइट, अब भाई स्टॉप साइट क्या होती है, स्टॉप साइट क्या होती है, स्टॉप साइट में एक ऐसा कोडॉन पाया जाता है जो किसी भी तरह के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। इनको हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन। तो जब ये कोडॉन आ जाते हैं तो वहां पे एमिनो एसिड बनने की प्रोसेस बंद हो जाती है, या यूं कहें प्रोटीन बनने की प्रोसेस बंद हो जाती है। सो दे स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस या एमिनो एसिड सिंथेसिस, दे स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को बंद कर देते हैं। अब ये होते कौन है ना,
तो स्टॉप कोडॉन हमेशा होता है UAA, UGA और UAG, ठीक है ना। ये सब स्टॉप कोडॉन में आते हैं। ये कोड इसके बनने के प्रोसेस को बंद कर देते हैं। अब इसके आखिरी में अनट्रांसलेटेड रीजन फिर होता है, जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। अब सबसे आखिरी में क्या है, पॉली ए टेल। ये पॉली ए टेल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, नंबर ऑफ एडेनिन। तो बहुत सारे एडेनिन यहाँ पे आखिरी में जुड़ जाते हैं। इनका भी फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन, फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको एज इट इज आप उतार लीजिए, ठीक है। और किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए। डन। करके मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई पॉइंट कहीं पे डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर कर लीजिए। और इसको एज इट इज इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने लिखवाई पूरी इन्फॉर्मेशन आप नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आरएनए ह्यूमन में पाया जाता है क्या? अरे अयान, आरएनए तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं है जिसमें डीएनए आरएनए ना पाया जाए, सभी में पाया जाता है। और तीनों ही आरएनए ह्यूमन में पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और हमारे राइबोसोमल आरएनए। ये ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं, सभी एनिमल में पाए जाते हैं। क्योंकि देखो तभी तो हमारे, वरना अगर आरएनए नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनेगी, और प्रोटीन को कौन कोड करेगा। ऑलराइट, कोई बात नहीं, क्वेरी नॉट मिस्टेक यार। और कोई डाउट किसी को पूछिए, अगर कहीं पे भी डाउट हो किसी भी जगह पे, क्लियर योर डाउट हियर ओनली। एक बार कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज हो गया, मैसेज कीजिएगा सब लोग।
हो गया भाई? अच्छा ठीक है, ओके, डन, गुड। चलिए, चलो लिखना स्टार्ट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड से काम कीजिए। ओके ना सबका? चलो नोट कीजिए। The mRNA carries message. The mRNA carries the message from DNA about the about the sequence of about the sequence of particular about the sequence of particular amino acid. About the sequence of particular amino acid. Next one. It is also called informational RNA. It is also called informational RNA or template RNA. Template RNA. Next one. The length of RNA, the length of RNA depend on type of polypeptide. The length of RNA depend on type of polypeptide. Because of variation in size, they are also called heterogeneous RNA or hnRNA or hnRNA. अब देखो यहां पर ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीडर सेगमेंट, है ना? क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग जो पार्ट है, दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड लीडर सेगमेंट। इसको लीडर कहते हैं, इस वाले पार्ट को। और ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रेलर सेगमेंट, ट्रेलर। ये और नोट कर लो, उधर वाले को लीडर बोलते हैं और पीछे वाले को ट्रेलर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? एट 5 prime end, cap is found and at 3 prime end a poly-A tail, and at 3 prime end a poly-A tail is found that protect poly-A tail found
लिखा हुआ है सामने, पॉली ए टेल फाउंड दैट प्रोटेक्ट mRNA from digesting enzyme that तो protect प्रोटेक्ट में क्या होता है? हाँ क्या हो हुआ? गया सर प्रोटेक्ट के बाद? that protect mRNA from digesting enzyme. Next point. The coding region code for particular polypeptide chain. ठीक है, ये था हमारा mRNA। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, अब चलिए, ये हमारा mRNA था। अब mRNA के साथ में अब नेक्स्ट देखते हैं tRNA। ठीक है, tRNA क्या होता है, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है tRNA। अमीनो एसिड्स का ही एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का ही सिंथेसिस करेगा ना ये mRNA? एग्जैक्टली, पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन का सिंथेसिस करेगा। देखो मैं बताता हूँ, समझना बात को। इसको हटाता हूँ और मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ। देखो क्या है कि सपोज दैट, चलो इसके नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। ये एक डीएनए है, मेरी बात को आपको इसके लिए ट्रांसलेशन एक्चुअली समझना पड़ेगा। ये एक डीएनए है। डीएनए क्या है? जीन है ना? तो यहां पर डीएनए में क्या है? ए टी सी जी ATA। ये क्या है? ट्रिपलेट। दिस इज जीन। और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। अब क्या होगा? ये जीन है। अब जीन को रीड करेगा और जीन किसी डीएनए के सीक्वेंस में बनेगा आरएनए। तो अब आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। एटीजीसी तो होता नहीं, एयूजीसी होता है। तो ए के अपोजिट क्या आएगा? यू। यू। टी के अपोजिट क्या आएगा? ए के अपोजिट यू, टी के अपोजिट ए। सी के अपोजिट क्या आएगा? जी जी के अपोजिट सी के अपोजिट जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट यू, टी के अपोजिट ए के अपोजिट यू। ठीक है, अब क्या है, यहां पर ये तो जीन का सीक्वेंस था, दिस वाज जीन सीक्वेंस। अब क्या है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते क्या है? वी कॉल दिस प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए बन गया। ये क्या है आपका? मैसेंजर आरएनए। इसने डीएनए को रीड कर दिया। ये जो ट्रिपलेट है, इन ट्रिपलेट को हमने क्या कहा? इन तीन के सेट को, तीन के सीक्वेंस को हमने एक टर्म दिया, इनको कहा कोडॉन। हर कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। ये कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये कोडॉन एक दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये कोडॉन तीसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, इस तरह से चौथे एमिनो एसिड को कोड करेगा, इस तरह से पांचवें एमिनो एसिड को कोड कर देगा। और ये एमिनो एसिड की जो लंबी सी चेन है जिसको बनाएगा, इस एमिनो एसिड को चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो डीएनए का मैसेज कौन पढ़ता है? आरएनए। और आरएनए किसको कोड करेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को। और पॉलीपेप्टाइड चेन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड। क्लियर है? अब समझ में आ गया? यस सर। पक्का क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, हेडिंग डालेंगे टीआरएनए का।
देखिए मैं टीआरएनए का आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट ने बनाया था, तो इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, और आर.एच. हॉली थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था। तो कई बार या तो आपसे ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आर.एच. होली का स्ट्रक्चर बता दो या क्लोवर लीफ मॉडल बता दो। ये टीआरएनए का एक्चुअली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ट्रांसफर आरएनए का। ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन भाई साहब का नाम था आर.एच. होली। आर.एच. होली, आर.एच. होली ने ये स्ट्रक्चर बताया था 1965 में, टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिजाइन किया। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है, इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल, उनका कहना था आरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आपको उतारना है। ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें ऊपर वाला जो जो साइट है, इस एंड की तरह काम करता है। इसमें एक कोडॉन हमेशा आखिरी में पाया जाएगा, उसको CCA बोलेंगे। CCA कोडॉन हमेशा पाया जाएगा, और 3 प्राइम एंड पे हमेशा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। ये अमीनो एसिड को पकड़ कर लाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड साइट, है ना। तो अमीनो एसिड को पकड़ कर लेकर आता है और ट्रांसफर कर देता है किसको, राइबोसोम को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। अब इसमें 3 हैंड इस तरह से लूप निकले हुए होते हैं, इस लूप को बोलते हैं टी साई सी लूप, है ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म, ये छोटी बड़ी होती है, वेरिएबल है, ये पाई जाती है, बहुत हुड की तरह निकला होता है। यहाँ पे एंटी कोडॉन लूप होता है, मतलब ये कोडॉन के अपोजिट जाके चिपक जाता है। ये एंटी कोडॉन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। कोडॉन का अपोजिट होता है एंटी कोडॉन। तो कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए में, और एंटी कोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए में, ठीक है। ये डीएचयू लूप होता है ना, इसको हम डीएचयू लूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, डीएचयू लूप है क्या चीज, दिस इज राइबोसोमल अटैचमेंट साइट, है ना। ये जो साइट होता है ना, ये क्या सॉरी, टी साइज सी लूप। तो ये जो टी साइज सी लूप है, यहाँ पे बताता हूँ, होल्ड ऑन, बना के बताता हूँ। ये टी साइज सी जो लूप है, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक्चुअली चिपकता है आकर के राइबोसोम। तो राइबोसोम में यहाँ चिपकता है, दिस इज कॉल्ड राइबो, दिस इज कॉल्ड राइबोसोमल साइट। तो यहाँ से इस हैंड से ये राइबोसोम को पकड़ता है, इस हैंड से एमिनो एसिड को पकड़ता है। ये एंटीकोडॉन होता है। इस हैंड से, यहाँ से इस वाले, ये वाला हिस्सा इसका जो अटैच होता है, ये वाला हिस्सा एमआरएनए में अटैच होता है, एमआरएनए अटैचमेंट। ये एमआरएनए में अटैचमेंट होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम डीएचयू लूप बोलते हैं। ये क्या होता है, ये वाला, ये एंजाइम में जाके चिपकता है, ये वाला हिस्सा। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम साइट। ठीक है, ये 3 इसमें लूप पाए जाते हैं। ठीक, ये क्लोवर लीफ मॉडल है, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। और ये बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 5 प्राइम एंड हो गया इसका, एंड दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी से बनाओ, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, फिर मुझे बताओ, मैसेज करो ड्रॉ करके। और इसको भी एज इट इज ड्रॉ करना जैसे बना हुआ है।
ये ग्रीन और ब्लैक, ये एक्चुअली क्या होता है, ये आयन ये साइड जो ब्लैक साइड से, जैसे ब्लैक ब्लैक मैंने दिखाया ना, इस वाले हिस्से से जाकर के ये एक्चुअली एटीपी हाइड्रोलिसिस एक एंजाइम होता है, उससे जाके चिपक जाता है और इस वाले हिस्से से जाके राइबोसोम के अंदर चिपकता है। ये हिस्सा उसका राइबोसोम से कनेक्ट करने का काम करता है, ये हिस्सा एंजाइम से कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो नीचे वाला मैंने हिस्सा दिखाया है, ये वाला हिस्सा एमआरएनए से अटैच करने का काम करता है और ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये अमीनो एसिड से अटैचमेंट करने का काम करता है। तो ये जो मैंने ब्लैक से और ग्रीन से दिखाया है, ये रीजन इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि ये हिस्सा इसका एंजाइम से अटैच होता है, ये हिस्सा राइबोसोम से अटैच होता है, ये पर्पस का दिखाने का। डन। ओके भाई, चलें आगे। नो। ठीक है जी, कुछ पूछ रहा है कोई? चलो नोट करिए, किसने बनाए थे तो मैंने बता ही दिया। The CCA, the CCA and joins with CCA and joins with carboxylic group of amino acid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एंटीकोडॉन एंड एंटीकोडॉन लूप temporarily anticodon loop temporary या लिख लो temporary joins with mRNA. The enzymatic site joins with a specific enzyme. तो enzymatic के बाद Enzymatic site joins with a specific enzyme. Ribosomal site, next point है, ribosomal site is meant for attachment of tRNA with ribosome. नेक्स्ट हेडिंग rRNA. rRNA का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर कॉल्ड राइबोसोमल RNA. rRNA, थर्ड RNA इज राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA राइबोसोम का को बनाने का काम करते हैं, तो नोट करेंगे दी rRNA. क्या हुआ? लास्ट लाइन दिखा दीजिए. लास्ट लाइन है
हाँ दिखा देता हूँ। नहीं स्लाइड। अच्छा लास्ट स्लाइड दिखा दो। यस सर। ये वाली बात कर रहे हो क्या इसकी? नहीं इससे पहले वाली। डायग्राम दिखा दो। यस सर उसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा रुको, डायग्राम उसमें लिखा तो नहीं मिलेगा, वो तो मिट गया। यस सर बस स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा ठीक है, हो गया सर। ठीक है। अब देखो राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं, नोट करेंगे, द आरएनए मॉलिक्यूल is generally coiled, in combination with protein, it forms small and large. In combination with protein, it forms small and large subunit of ribosome. Small and large subunit of ribosome. ठीक है, तो ये राइबोसोम के फॉर्मेशन का काम करते हैं, है ना। तो राइबोसोम इस तरह की स्ट्रक्चर होता है और ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ठीक है, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है और ये राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट। दिस इज larger subunit and this is smaller sub of ribosome. ठीक है, larger subunit of ribosome. अब देखो ये जो राइबोसोम होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, तो चलो प्रोकैरियोट में राइबोसोम कितने क्या साइज होता है? राइबोसोम का प्रोकैरियोट में इतनी देर क्यों लगती है? नेट्स में सर्च करना पड़ता है ये छोटी चीज देखने के लिए। बोलो भाई, क्या बात है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर क्या बायोलॉजी पढ़ा यार। दिस इज नॉट डन भाई, दिस इज नॉट एट ऑल डन फॉर एवरीबडी। तो उनका साइज देखने के लिए आपको मतलब नेट देखना पड़ रहा है। राइबोसोम का साइज प्रोकैरियोट में होता है 70s और यूकैरियोट में होता है रेहान 80s। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोट में जो 2 सब यूनिट्स होती हैं, तो एक सब यूनिट होती है कितना 30s और दूसरी सब यूनिट होती है 50s। एट्टी एनएम क्या होता है? 80 नैनोमीटर। 80 नैनोमीटर नहीं है ऐसा, 80 नैनोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। इसको नैनोमीटर में नहीं नापते, ये तो स्वेडबर्ग नापते हैं, स्वेडबर्ग कांस्टेंट से नापते हैं इसको। तो मेजरमेंट का तरीका ही अलग है। दूसरा होता है 80s, इसमें जो स्मॉल वाली सब यूनिट होती है वो 40s साइज की होती है और बड़ी वाली सब यूनिट 60s साइज की होती है। सब यूनिट है। तो राइबोसोम 2 चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग, टू कंपोनेंट, प्रोटीन और प्लस राइबोसोमल आरएनए। ये 2 चीज से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला साइज बात करें यूकैरियोट की, है ना। अगर हम बात यूकैरियोट में तो मतलब लार्ज सब यूनिट जो है ये 60s होगी और नीचे वाली 40s होगी। तो यूकैरियोट में कितने टाइप
का आरआरएनए पाया जाता है। तो यूकैरियोट में जो आरआरएनए पाया जाता है, ये पाया जाता है, एक तो पाया जाता है 28S आरआरएनए लार्ज सब यूनिट में। दूसरा पाया जाता है 5.8S आरआरएनए। तो एक आरएनए 28S, दूसरा 5.8S, तीसरा आरएनए 6S आरआरएनए पाया जाता है। ये तो बात थी लार्जर सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट 18S आरआरएनए पाया जाता है, 18S आरआरएनए, ये स्मॉल सब यूनिट को बनाता है। अब यही बात अगर हम करते हैं प्रोकैरियोट की, अगर ये राइबोसोम होता तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम में, अब यहां पर देखिए इसका क्या कॉम्पोजिशन होता, यहां पर लार्जर सब यूनिट में एक आरएनए पाया जाता 23S आरआरएनए होता, दूसरा 5S आरआरएनए होता, 5S आरआरएनए होता। स्मॉल सब यूनिट 16S आरआरएनए होता। तो इतने टाइप के स्मॉल आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। ये 3 टाइप के यूकैरियोट में पाए जाते हैं, और ये 3 टाइप के प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, और 4 टाइप। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आपके नीट में भी आता है, और वैसे आपको सीबीएसई के लिए तो पता ही होना चाहिए। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट डन। आपको 11th का सेल बायोलॉजी का नहीं याद है, बहुत बेसिक सी बात थी कि राइबोसोम का साइज क्या होता है, इट वाज वेरी बेसिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ये बायोलॉजी में जब आप क्लास स्टार्ट करते हो 11th में, हम तभी इसको समझा देते हैं कि कितने टाइप का आरएनए पाया जाता है। डन। नो सर। डन सर। ठीक है भाई, हो गया भाई? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन रेदर देन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? मैंने अभी आपको जो बताया कि यहाँ पे डीएनए से, ये जीन है मतलब डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डीएनए से ट्रांसलेशन बोलते हैं। अच्छा, डीएनए से डीएनए, अरे रेप्लिकेशन, तब रेप्लिकेशन,
डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन बनने की प्रोसेस, पॉलीपेप्टाइड चेन तो मतलब प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब देखिए यहां पर इस यहां से यहां तक की डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा जाए। यस सर। ठीक, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, ये नोट कर लेना सबने। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो अब क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। देखिए भाई, डीएनए से डीएनए बनने के लिए, रेप्लिकेशन होने के लिए, तो पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन क्या था? डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस। जितना मैंने आपको बता दिया वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आप याद रखिएगा, कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं तो जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपको आना चाहिए, क्योंकि हर लाइन, हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस मैं बताने के बाद आपसे 4 बार पूछता हूं समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर अगर आप बोलोगे दोबारा तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, इसलिए आपको आना ही चाहिए। एंड आई विल क्रॉस चेक यू, क्योंकि मुझे like I am getting intuition that you people are not working hard as much I am expecting. तो आपको अभी पूरा अधिकार है, इसके बाद फिर मैं पूछूंगा, लेकिन जब मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए। तो गेट रेडी फॉर दैट। मैं किसी को भी पकड़ के उसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं और वीडियो ऑन करवा दूंगा, सो यू वोंट हैव एनफ स्पेस टू सी द गूगल एंड ऑल दैट। अब देखो, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन, तो जब डीएनए से डीएनए बनता है ना, तो होता क्या है, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनने में मतलब रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस में दोनों ही स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दे गेट सेपरेटेड। पहले फॉर्क बनता है और जब फॉर्क बन जाता है तो दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, दिस स्ट्रैंड दे गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो एक नया वाला स्ट्रैंड बन जाता है और एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का फॉर्क बनता है और डीएनए को पूरा का पूरा खोलना पड़ता है, डीएनए पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में कुछ नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की, यहां पे रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में डीएनए कंप्लीटली अनवाइंड। ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और यह फिर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए लोकली अनवाइंड, डीएनए लोकली अनवाइंड। अब इसका ये डीएनए है। अब क्या होगा, डीएनए का एक छोटा सा, जब ट्रांसक्रिप्शन होना होगा तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट खुल जाएगा। कैसे? डीएनए थोड़ा सा कहीं पे अनवाइंड हो जाएगा, इसको हम लोकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लोकल अनवाइंडिंग।
ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट लगे होंगे। आरएनए जो होता है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, लेकिन भाई साहब आरएनए का फॉर्मेशन, इसका आरएनए का भी फॉर्मेशन 5 to 3 प्राइम एंड में होता है, लेकिन आरएनए का फॉर्मेशन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में होता है। तो एक किसी स्ट्रैंड में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और उस स्ट्रैंड में आकर के आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। आरएनए बनने के बाद जितना बड़ा आरएनए बनना होगा वो आरएनए निकल करके बाहर आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और डीएनए से, ये ग्रीन वाला एमआरएनए है, तो डीएनए से एमआरएनए अटैच होकर के बाहर आ गया। जब एमआरएनए अटैच होकर के बाहर, तो दोबारा से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस डीएनए, तो क्या होगा, दिस एमआरएनए गेट सेपरेटेड एंड नाउ डीएनए विल रिवाइंड। तो डीएनए रिवाइंड हो जाएगा, दोबारा से जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए थे लोकली वो फिर से बंद हो जाएंगे और डीएनए फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में एंड कम टू ओरिजिनल स्टेट। तो डीएनए फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ ट्रांसक्रिप्शन विल टेक्स प्लेस। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इसको बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए और जो मैंने लिखा है एज इट इज आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप दोबारा जब पढ़ें तो आपको क्लियर रहे। Because this is a bit ambiguous process in your this one, what to say, NCERT. और हो जाए तो मुझे मैसेज करिए। डीएनए से अभी मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कैसे बाहर आता है। हो गया भाई लोगों? नो सर। हो गया सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, देखो अब मैं दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस,
देखो अब क्या होता है, ये ऊपर दे रखा है ना, ATGC के कलर दे रखे हैं। देखिए एक स्ट्रैंड है जिस स्टैंड पे DNA RNA नहीं बनता है, समझिएगा मेरी बात को, जिस स्टैंड पे एज इट इज आपको बनाना पड़ेगा, जिस स्टैंड पे RNA नहीं बनता है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। जिस पे RNA बनता है उस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर उसी को हम कहते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम। RNA पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो ये वाला है ना, ये 5 to 3 है, RNA पॉलीमरेज 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना। और इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नीचे वाले स्ट्रैंड में हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, 5 to what 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम। तो बहुत ध्यान समझिएगा, RNA पॉलीमरेज आपका आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो RNA पॉलीमरेज की चलने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, दैट इज 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम। लेकिन RNA के बनने की जो डायरेक्शन है दैट इज 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम। ठीक है, ऐसे ही आगे की तरफ RNA पॉलीमरेज जाता जाएगा और पीछे की तरफ मैसेंजर RNA बनता जाएगा। फाइनली जब ये जीन्स खत्म हो जाएगा तो मैसेंजर RNA बनकर के बाहर निकल आएगा। दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। समझ आया भाई? कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड समझ में आ गया? टेम्पलेट स्टैंड वो है जिसपे mRNA बनता है और इसी को क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। कहाँ फेंका तुम्हें ये बता, मिल नहीं रहे, दे आके बस रेड वाला। ठीक है, डन। बनाओगे क्या इसको? जरूर लिख लीजिए, ये जरूर लिख लीजिए, कौन है नहीं बोल रहा है, ये जरूर लिखो, कोडिंग कौन सा है, नॉन कोडिंग कौन सा है, फिर बताता हूं आगे। कोडिंग स्टैंड एंड नॉन कोडिंग स्टैंड। हो गया? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो कोडिंग स्टैंड क्या है, कोडिंग स्टैंड उसको बोलते हैं जो ऑपोजिट, जिसपे RNA नहीं बनता है ना, जिसपे RNA बनता है उसको नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं और उसी को टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, तो पहला कोडिंग स्टैंड इन विच RNA फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, नॉन कोडिंग स्टैंड in which mRNA formation takes place, and this is also known as template strand. इसको लिख ही लो, नोट करो, पॉइंट के फॉर्म में नोट करो ट्रांसक्रिप्शन में। The coding strand is that strand, coding strand is that strand in which RNA formation do not takes place, So that stands for what? in which RNA formation do not takes place. Next point, template strand
template strand is that strand in which template strand is that strand in which RNA is formed and it is also called non-coding strand. It is also called non-coding strand. Next point. Formation of mRNA takes place 5 to 3 prime end and RNA polymerase moves in 3 to 5 prime direction. ठीक है भाई? Yes. ओके, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे, अब मैं ये बात आपको समझाता हूं। देखो भाई, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी अलग ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ही थी। देखो ये डीएनए है। अब समझिए बात को, मैंने अभी आपको बताया कि जो एंटीसेंस स्टैंड होता है, एंटीसेंस स्टैंड है ना, ये जो एंटीसेंस स्टैंड होता है, इसी स्टैंड पे फॉर्मेशन होता है किसका? आरएनए का। आरएनए का इस पे फॉर्मेशन होता है और ये साथ में आप देख पा रहे होंगे कि आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ मूव करता रहता है। नीचे वाले पार्ट को हम सेंस स्टैंड बोलते हैं, सेंस स्टैंड को बोलते हैं। क्लियर है? और इसी को क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड बोलते हैं इसी को, कोडिंग स्टैंड। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? एंटीसेंस, नॉन कोडिंग स्टैंड, और इसी को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। Template. ये तीनों टर्म याद करना, बस यही कंफ्यूजिंग है और कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ये तीनों चीजें एक साथ याद रखना, ठीक है ना? आरएनए पॉलीमरेज किधर चलता है? देखो चल रहा है ना ऊपर, इस वाले स्टैंड में किधर चल रहा है? इसकी चलने की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। हाँ, और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? किधर है ना, ये पीछे की तरफ आरएनए निकलता चला आ रहा है। दिस इज 5 to 3 prime end. 3 prime end, right? Very good. ठीक है, डन। नोट कर लिया क्या? No, sir. ये पूरा मत नोट करना, बस यहाँ से ऐसे नोट करना, इतना हिस्सा यहाँ पर और ये हिस्सा यहाँ पे, इसको जरूर नोट कर लीजिए ऐसे ऐसे।
डन सर। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो आपका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, तो फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि ये आपका एंजाइम है ना, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज में ही, थोड़ा डार्क हो गया, लाइट करते हैं, ये हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में ही एक सब यूनिट पाई जाती है, उस सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं सिग्मा सब यूनिट। तो इसमें एक सिग्मा सब यूनिट पाई जाती है, दिस इज सिग्मा सब यूनिट। तो सिग्मा सब यूनिट किसका पार्ट है? सिग्मा सब यूनिट इज पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा सब यूनिट क्या करती है कि 5 प्राइम एंड पे जिस जीन को ट्रांसक्राइब होना है, या मतलब जिस डीएनए को ट्रांसक्राइब होना है, जिस जीन पे आरएनए का फॉर्मेशन होना है, तो उस जीन में उसके 5 प्राइम एंड पे एक साइट होती है। इस साइट को हम लोग कहते क्या है? इसे प्रमोटर साइट कहते हैं, या प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं इसको, प्रमोटर सीक्वेंस। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसको हम प्रमोटर सीक्वेंस। भाई इतना बड़ा डीएनए, इतने बड़े डीएनए में किस जीन को ट्रांसक्राइब होना कैसे पता लगेगा? तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इसको पूरे को सर्च करके स्कैन करेगा, और जहां पर प्रमोटर साइट होगी वहां पे जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा चिपकेगा किस हिस्से से? सिग्मा सब यूनिट की हेल्प से प्रमोटर साइट पे चिपक जाता है। फिर उसके बाद यह आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा, और इस मूवमेंट की हेल्प से यहाँ पे 5 से 3 प्राइम एंड में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा, ये चलते 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 अब ये देखेगा कि कहां पर एक पर्टिकुलर साइज पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आखिरी में आकर के यहां पर एक 3 प्राइम एंड की तरफ पे यहां पर एक और सीक्वेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। टर्मिनेटर सीक्वेंस, जहां पे टर्मिनेटर सीक्वेंस आ जाएगा वहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये जीन से डिटैच हो जाएगा, और जैसे ये जीन से डिटैच होगा इसके हटते ही ये जो आरएनए है ये निकल करके डीएनए से बाहर आ जाएगा। जो आप मेरे से थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि आखिरी आरएनए कैसे आएगा, जैसे टर्मिनेट सीक्वेंस मिला, टर्मिनेटर सीक्वेंस के मिलते ही आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से डिटैच हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज के डिटैच होते ही अब क्या होता है, टर्मिनेशन एक फैक्टर होता है। अब वो टर्मिनेशन फैक्टर, तो यहाँ पे अटैचमेंट के लिए एक फैक्टर काम कर रहा था, कौन? रो फैक्टर। और टर्मिनेटर के लिए एक फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे अटैचमेंट के लिए सिग्मा फैक्टर काम कर रहा था, और टर्मिनेटर के लिए ये रो फैक्टर है। ये रो फैक्टर टर्मिनेशन का काम करता है। रो फैक्टर टर्मिनेट कर देगा क्या, आरएनए के बनने की प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, और आरएनए को यहां से रिलीज कर देगा। बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जो मैंने अभी आपको ये बताया इसको आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखवा दूंगा इसको, है ना। पूरी प्रोसेस को आपको ट्रांसक्रिप्शन लिखाऊंगा और ट्रांसलेशन आपको पढ़ा दूंगा, कोडॉन पढ़ा दूंगा, और मेरे हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और कोडॉन, आरएनए प्रोसेसिंग, बस इतना ही इसमें बचा हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी, हाँ। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मुश्किल खत्म हो पाएगा वैसे, क्योंकि ट्रांसलेशन इज वेरी बिग प्रोसेस। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ड्रॉ कर लिया सबने स्ट्रक्चर? ठीक है, चलिए, दैट्स इट, है ना। ओके, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।